हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पिछली वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपसे इंट्रोडक्शन की बात किए थे, इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन की बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, किसकी वजह से होता, मतलब कैसे जनरेट हुआ है, इन सभी की चीज़ों में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताई थी। पिछला वाला वीडियो आपको उतना ही सही नहीं लगा होगा, इसलिए हमने क्या किया, टॉपिक वाइज अरेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या हो, फ्लो, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लो होती है, वही इलेक्ट्रिसिटी होती है। मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक की बात की जाए, ऐसा फिनोमेना, ऐसा सिस्टम जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक की बातें करते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे अब इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या पढ़ते हैं, चार्ज पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसमें क्या पढ़ते हैं, चार्ज, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। मैंने आपको बताया है कि चार्ज जो होता है वो एक प्रकार का पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से बना होता है। ये हमेशा आपको पहले से ही बताया गया कि मान लो कोई ग्लास है, ठीक है, और कोई सिल्क है। ग्लास है, ग्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं या सिल्क ले लीजिए। ग्लास और सिल्क को जब आपस में आप रब करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, समझ रहे हैं। जब ग्लास और सिल्क को आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। आपको इन अदर वर्ड्स में भी बताया गया था कि बिल्ली की खाल को जब आबनूस से रगड़ा जाता है तो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, चार्ज को सबसे पहले किसने देखा था, थेल्स ने देखा था। किसने देखा था, थेल्स ने देखा था। सबसे पहले किसने देखा था, थेल्स ने देखा था। जो साइंटिस्ट थेल्स थे उन्होंने सबसे पहले चार्ज को देखा हुआ था और उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे ग्लास है या सिल्क है या बिल्ली की खाल है, आबनूस है, जब इसको आपस में रब करोगे तो ही आपका क्या जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्हीं के कॉन्सेप्ट के आधार पर कूलाम आया और कूलाम ने उस बात को और ही अच्छे से डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि अगर आपको चार्ज की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या होगा, करंट का फ्लो होना जरूरी है, क्योंकि करंट जब फ्लो होता है तभी चार्ज जनरेट होता है या चार्ज की वजह से ही करंट फ्लो होता है। आपने सुना होगा विद्युत धारा, क्या सुना है, इस लेसन में आप पढ़ेंगे विद्युत धारा। करंट का मतलब क्या है, विद्युत धारा है। जैसे पानी की धारा होती है, जब पानी बहता है तो पानी की धारा बहती है, दूध है तो दूध की धारा बहेगी, तो विद्युत है तो विद्युत की जो धारा बह रही है उसी को क्या कहेंगे हम, विद्युत धारा। चार्ज के आधार पर वो जो बताया गया कि करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज होता है। मतलब अगर एक सेकेंड में जितना भी करंट या फिर विद्युत धारा जितना बहती है उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज। वो किसकी वजह से बताया, चार्ज के, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे आप चार्ज मिला है, जैसे लाइट जल रही है, इसमें क्या होता है कि आप कहते हैं लाइट आई है इसकी वजह से जल रहा है, तो लाइट ऐसी कैसे आ जाती है, मतलब वायर होता है तो वायर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है वोल्टेज के थ्रू, जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज का काम क्या होता है कि वो धक्का देगा, क्या करेगा, धक्का देगा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से ऐसे धक्का देने का काम करता है और वोल्टेज ही जो धक्का देता है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, फैल जाती है, समझ रहे हो। तो वही कह रहा है कि चार्ज जो होता है वो हमेशा करंट और टाइम के मल्टीपल के इक्वल होता है, या फिर आप इनकेस कह सकते हैं कि जब ग्लास को सिल्क से रगड़ते हैं तो हमारा क्या जनरेट होता है, चार्ज जनरेट होता है। चार्ज को कूलाम ने खोजा हुआ था। किसने खोजा हुआ था, कूलाम ने खोजा हुआ था, इसलिए इसकी जो एसआई यूनिट पड़ी, इसकी जो एसआई यूनिट पड़ी उसी को क्या कहा गया, कूलाम कहा गया। क्या कहा गया, कूलाम कहा गया, क्योंकि आपको जहां तक पहले से ही पता है कि जितनी भी एसआई यूनिट्स बनी हुई हैं वो सभी यूनिट्स किसके आधार पर बनी गई हैं, इन्हीं साइंटिस्टों के नाम के आधार पर बनाई गई हैं।
तो आप इन केस कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, वह सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो या जिसमें फ्लो होती है, या फिर हम उस फेनामेना जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक की स्टडी करते हैं, वही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ऐसा फेनामेना इलेक्ट्रिक का जो क्या हो, स्टडी किया जाए इन बेसिस ऑफ चार्जेस, करंट और अदर थिंग्स, तो वही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, अब आवेश किसे कहते हैं, धारा तथा एक तो डेफिनेशन बनता है धारा और समय के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। करंट और टाइम के मल्टीपल को ही क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप इसी को कह सकते हैं कि ये किसी भी मैटर का एक ऐसी क्वालिटी होता है जो अपने चारों तरफ एक एरिया जनरेट कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने चारों तरफ एक एरिया जनरेट कर लेता है, वो चार्ज कहलाता है। दो सेंस में बात होती है कि आवेश अपने चारों तरफ एक ऐसा पदार्थ का गुण होता है जो अपने चारों तरफ एक विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है, या फिर जहाँ तक वो अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी को बनाए रखता है वही उसका क्या कहलाता है, चार्ज कहलाता है। अब चार्ज को डिनोट किया गया क्यू से, सी से क्यों नहीं डिनोट किया गया, क्योंकि सी फॉर अगर इन्होंने किया होता तो कैपेसिटेंस हो जाता। कैपेसिटर के बारे में आप जानते होंगे, कैपेसिटर को भी सी से डिनोट किया गया है, इसलिए इसको सी से डिनोट नहीं किया गया। ठीक है, एक ही डिनोशंस के कई मतलब हो जाते हैं, इसलिए ये कुछ चीज़ों को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इन्होंने कहा कूलाम के आधार पर इसको क्या हुआ, क्यू से डिनोट किया गया। चार्ज को आप कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपको स्मॉल क्यू लिखा होगा तो कहीं कहीं आपको दिखेगा कि कैपिटल क्यू लिखा हुआ है। और इसकी जो क्या होती है डेफिनेशन, वो तो आपको बता ही दी गई है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो Q = I × T होता है। मतलब चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है, पहला सेंस। दूसरा, इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, Q = N × E। इसका मतलब क्या है, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है इन सेंस कि अगर कोई भी बॉक्स है या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, मान लो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये आपस में क्या हो जाए, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो इनका जो मल्टीपल होता है आपस में जो ये अट्रैक्ट करें या रिपल्सिव करें, क्योंकि अपोजिट चार्ज हमेशा क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करता है। तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होने की वजह से भी क्या होता है, ये एक दूसरे से दूर भागता है, और जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, यहाँ पर हमें मिल जाती है, इलेक्ट्रिक आसानी से फाउंड हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल को ही क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। या फिर किसी एक ऐसा सिस्टम जिसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसमें जो जनरेट होता है उसी को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, या उसी को चार्ज कहते हैं। चार्ज के बेसिस पे ही इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए आप चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी से मिला सकते हैं। ठीक है, चार्ज के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, बिना चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या होता है आपका, इसके बाद आपको देखिए चार्ज के अकॉर्डिंग आपको जैसे बताया गया था, तो यहाँ पर भी देखिएगा कुछ पिक्चर्स हैं जिसकी वजह से आप ये जान सकते हैं कि चार्ज में कितनी ज़्यादा, देखो यहाँ पर इन फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा है, और वो कंडक्ट किससे होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जितने ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही तेज होगी। और ये काम वोल्टेज का जो होता है वो होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ऐसे धक्का देता है। जैसे आप जानते नहीं है कि जब किसी चीज़ को आप धक्का देते हैं तो वो आगे बढ़ता है, वही काम वोल्टेज करता है। वोल्टेज जब इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ते हैं, और जितने ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो क्या हो जाता है, चार्ज कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट क्या होता है। सर्किट के बारे में क्या कहना है कि सर्किट क्या होता है।
वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है एज अ बेसिस ऑफ इसी की तरह होता है आपका एयर करंट, और वाटर करंट भी उसी की भांति होता है। वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। जैसे हमने देख चुका है, हम लोगों ने देखा हुआ है कि जो रिवर में वाटर होता है वो एज अ फ्लो बहता रहता है, मतलब फ्लो होता रहता है जिस टाइप से, तो हम क्या कहते हैं कि वाटर फ्लो हो रहा है, कहते हैं कि नहीं, कि यहाँ पर पानी का बहाव है। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक क्या हो जाए, वहाँ पर करंट बहे, तो हम क्या कहेंगे कि वो करंट का फ्लो हो रहा है। एयर बहती है तो आप कहते हैं एयर फ्लो हो रही है। तो मतलब जिस चीज़ का फ्लो होगा वही चीज़ क्या कहलाएगी, उसकी फ्लोइंग कहलाएगी। तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पर आप करंट का फ्लो पढ़ रहे हैं, वैसे पानी का बहाव, धारा का मतलब यही होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वही, ठीक है। तो इसके बाद सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर बाय एग्जांपल थ्रू मेटालिक वायर वी से दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर। अब जैसे यहाँ पर बात कंडक्टर की आई तो हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, कंडक्टर पढ़ते हैं, इंसुलेटर पढ़ते हैं। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है कि जिसमें आपका क्या हो सके, क्या कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर की बात करें और इंसुलेटर की बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो, लाइट आसानी से पास हो सके। मतलब जैसे आप घर पे देखते हैं, मान लो ये तो आपके घर का क्या है, बोर्ड है, मेन स्विच है, ठीक है, ये आपके घर का बोर्ड है, इसमें बहुत सारी स्विच लगी हुई है, उसके बाद एक वायर यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपके घर के सभी वायर निकले हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर वायर लगा हुआ है तो आप उसको जब स्विच ऑन करते हैं तो लाइट पूरे कमरे में आ जाती है, फिर बंद कर देते हैं तो ऑफ हो जाता है। ऐसा देखा हुआ है, ये तो रेयर केस है, सभी के यहाँ होता है। लेकिन बाय चांस क्या हो जाए कि इसमें सभी क्या बता रहे हैं कि वायर कटा हुआ है। अब वायर कटा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पर लाइट फैल जाएगी, करंट पूरी तरह से फैल जाएगी, पूरे घर में फैल जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट सर्किट में मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि करंट का बहाव ज़्यादा हो गया है या फिर यहाँ पर करंट उतरी हुई है, ये आप कहते हैं। तो यहाँ से जब आप स्विच अब ऑन करना है, मान लो या स्विच यहाँ से ऑफ करना है, आप इसको छू नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप छुएंगे तो आप इसी में लटक जाएंगे। आपको छूना नहीं है, बिना छुए ही क्या करना है, उसको बंद कर देना है, स्विच को बंद कर देना है, ठीक है। तो आप कैसे बंद करते हैं? हाथ से छुएंगे कि आप तुरंत आप चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? आदमी चिपक जाता है करंट से। अगर करंट बह रही है, अगर आप यहाँ पर जा रहे हो तो वहाँ पर आप चिपक जाते हो, क्योंकि आप भी कंडक्टर हो। क्या हो? कंडक्टर हो। अगर आप में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो हो सकते हैं, इसलिए क्या होता है कि आपको करंट लगता है। लेकिन आप वही सूखा डंडा ले लो, कोई स्टिक ऐसा लो जो पूरी तरह से सूख गया हो, एकदम पीला पड़ गया हो, और फिर आप उससे स्विच को ऑन करोगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का मूव नहीं हो सकता है। उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो वोल्टेज उसमें आएगा नहीं, और वोल्टेज जब धक्का देगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा नहीं। तो कंडक्टर वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिस्टम है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा सकते, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। कंडक्टर का मतलब चालक होता है। हिंदी में कहते हैं कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चालक। जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से बह सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं? चालक। या फिर अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं जिसमें करंट का फ्लो हो सके वो कंडक्टर होता है, और जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है वो इंसुलेटर होता है। अब जैसे प्लास्टिक का बॉटल ले लो, प्लास्टिक का बॉटल अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लास्टिक के बॉटल में लाइट नहीं आती है। आती है? नहीं आती है, क्योंकि प्लास्टिक का बॉटल जो है उस पर किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, और जब इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करेगा तो करंट आएगी नहीं। इसलिए कहते हैं कि जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट होता है। अभी मान लो एज एग्जाम्पल आयरन ले लेते हैं।
आयरन में क्या लाइट आती है? अगर मान लो कोई जहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ या करंट जहाँ पर गिरा हुआ है, करंट जहाँ पर फैला हुआ है, वहाँ पर आप आयरन की रॉड रख देते हैं, क्या आयरन की रॉड में भी करंट आ जाएगी? 100% आ जाएगी, क्योंकि आयरन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो आयरन है वो कंडक्टर है, वो क्या है? कंडक्टर है, क्योंकि इसमें देखो टेम्परेचर का भी, जैसे नॉर्मली ले लो, टेम्परेचर क्या करते हो कि इसको गर्म करते हो, कई भट्टी वट्टी में जब गर्म करते हो तो एक छोर से गर्म करते हो दूसरे छोर तक गर्म हो जाता है। मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे जो हीट पावर होता है वो आपके हाथ तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये 100% है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये रॉड क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जो आयरन होता है वो एज अ कंडक्टर होता है। और अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो वो क्या होता है? हमारा इंसुलेटर होता है। ठीक है, मतलब जिसमें करंट उतर सके या करंट का बहाव हो सके या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सके उसे कंडक्टर कहते हैं। और जिसमें ये सभी चीज़ें नहीं होती हैं वो हमेशा इंसुलेटर होता है। जैसे प्लास्टिक हो गई और सूखी लकड़ी हो गई, ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर में आप कहेंगे लोहा हो गया, मतलब आयरन हो गया, या फिर आप दूसरे वर्ड में और भी कुछ वर्ड है, कुछ कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, हरा डंडा भी होगा, हरी स्टिक जो होती है वो भी क्या होती है? कंडक्टर ही होता है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर में समझ में आया, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो नहीं होगा। मतलब अगर इन वर्ड्स आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर में क्या करंट आती है, कंडक्टर में करंट आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है। जितनी भी थिंग्स हैं जो कंडक्टर की तरह ट्रीट होती हैं उसमें लाइट आसानी से आ सकती है, और जो इंसुलेटर होता है उसमें लाइट नहीं आती है। बात समझ में आए? अब इसके बाद आपको इसी में पढ़ाना होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या होता है। अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, जैसा कि आपने मैग्नेट और आयरन को देख रखा है कि जो मैग्नेट होता है वो आयरन को क्या कर देता है? खींच लेता है। अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन में कि आयरन आपका बड़ा है, मतलब मोटा ज़्यादा है, या फिर क्या है कि वो मैग्नेट ज़्यादा बड़ा है। जैसे मान लो ये मैग्नेट है, ये क्या है? मैग्नेट है, ठीक है, और ये क्या है? कोई बड़ा सा आयरन है, या फिर आयरन डोर भी हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन आयरन से बना हुआ आयरन वाला सिस्टम आपका बड़ा है और मैग्नेट छोटा है। इन अदर केस आप देख सकते हैं कि यहाँ मैग्नेट हमने दूसरा लिया है और यहाँ पर आयरन ले लिया है। ठीक है, दोनों केसेस में आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेट है वो बहुत तेजी से खींचकर कहाँ चला जाता है? आयरन के पास चला जाता है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ही कम होनी चाहिए। ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो तब अट्रैक्टिव पावर ही उसका खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये बताते हैं कि मैग्नेट क्या होता है? आयरन को बहुत तेजी से चिपक लेता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट छोटा है और आयरन बड़ा हुआ है, तो इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा है, तो जिसका वेट कम होता है वही आप हमेशा क्या होता है? खिंच जाता है। और यहाँ पर क्या होगा? इन अदर केस ये जो आयरन मेटल है ये हमेशा क्या हो जाएगा? फट से आके मैग्नेट से चिपक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आपने चार्जेस में दो चार्जेस पढ़ा हुआ होगा पिछली वीडियो के आधार पर कि चार्जेस दो होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज से मिले या नेगेटिव से मिले तो यहाँ पर जो चार्जेस मिल रहे हैं अब इनके बीच एक फोर्स जनरेट होगा। क्या होगा? जब दो चार्जेस एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उनके बीच एक फोर्स जनरेट होता है, और अगर सेम चार्ज है तो वो फोर्स क्या कहलाता है? रिपल्सिव फोर्स कहलाता है। कौन सा फोर्स कहलाता है? रिपल्सिव फोर्स। मतलब जब सजातीय आवेश मिलते हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो माइनस माइनस का हो चाहे वो प्लस प्लस का हो, मतलब धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो। दोनों कंडीशन में क्या होता है? अगर दोनों सेम चार्जेज हैं तो वहां पर प्रतिकर्षण बल ही आता है।
लेकिन अदर केस क्या है कि प्लस माइनस से मिल जाए या माइनस प्लस से मिल जाए, तो इसके बीच क्या होता है, अपोजिट चार्जेस हैं। आपको दिख रहे हैं, एक प्लस दूसरा माइनस और एक माइनस तो दूसरा प्लस, मतलब अपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। और इनके बीच अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ना, तो एक फोर्स इनके भी बीच जनरेट होगा, क्योंकि जब दो चीजें एक दूसरे को धक्का मुक्की करती हैं तो वहां पर फोर्स जनरेट हो ही जाता है। और जब इनके बीच जो फोर्स जनरेट होगा उसको कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब विजातीय आवेशों, अर्थात विजातीय का मतलब अलग अलग, तो अलग अलग जैसे कहते नहीं है कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, मतलब अगर बारात में आ जाए तो झगड़ा होता ही है ना। जैसे मान लो दो टाइप के लोग हैं, एक को गाना बहुत अच्छा पसंद है, मतलब भोजपुरी पसंद है, और दूसरे को पसंद ही नहीं है, तो क्या होता है उस टाइम पर अगर गाना बज गया तो झगड़ा होगा ही। और जब झगड़ा होगा तो वहां पर क्या होगा कि अट्रैक्शन बढ़ेगा कि रिपल्शन बढ़ेगा। ध्यान से सुनो, मान लो ये जो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं आपस में मिलकर झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां पर कौन सा फोर्स जनरेट होगा, लगता तो रिपल्सिव है मैम, क्योंकि अलग अलग लोग जब आपस में झगड़ा करेंगे तो वो दूर हो जाएंगे, और दूर होने की वजह से क्या होगा, उसमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, तब अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट नहीं होगा। अगर आप इनको अट्रैक्टिव फोर्स को जानना चाहते हैं तो इन अदर थिंग, जो बाय ट्रिकी वर्ड क्या याद कर लो, बाराती। बाराती का मतलब क्या है, विजाती, और विजाती का मतलब क्या है, अलग अलग। अलग अलग का मतलब है अपोजिट चार्जेस, और वो प्लस और माइनस जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां पर कैसा फोर्स जनरेट होता है, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। मतलब सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स। एक नंबर की बात है कि अगर प्रतिकर्षण बल पूछा जाए तो आप कहेंगे सजातीय आवेशों के मध्य उत्पन्न बल को ही क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं, और विजातीय आवेशों के मध्य उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये एक दूसरे से चिपक रहा है, देखो, या फिर ये एक दूसरे से चिपक रहा है, चाहे जो मोटा हो जो पतला हो, जरूरी नहीं है कि मैग्नेट ही मोटा हो और आयरन डोर पतला हो, जरूरी नहीं होता कोई भी, बस उसमें अट्रैक्टिव पावर होगा। मतलब अगर वो एक दूसरे से चिपक रहे हैं तो वहां पर 100% क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट है। लेकिन अभी मान लो मैंने ये दोनों हथेलियों को क्या किया, चिपकाने की कोशिश की, क्या ये चिपकेंगे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इनके बीच कोई फोर्स नहीं है। अगर मान लो दो थिंग्स हैं, अगर वो एक दूसरे से चिपक नहीं रही हैं, तो अगर वो दोनों चार्जेस सेम है तभी नहीं चिपकेंगी, अन्यथा वो चिपक जाती हैं। और जब नहीं चिपकती हैं मतलब दूर भागती हैं, तब वही रिपल्सिव फोर्स होता है। प्रतिकर्षण उसी को कहते हैं, मतलब आकर्षण ना होकर उसके विरुद्ध होना, ठीक है, प्रतिकर्षण होना, ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, अगला वर्ड क्या कहलाता है, जैसे अब इसके बाद कंजर्वेशन लॉ पढ़ता है। जैसे अभी कंडक्टर इंसुलेटर समझ में आया, कंडक्टर इंसुलेटर समझ में आया। कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सके वो कंडक्टर मतलब चालक होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो सके, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो सके वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात समझ में आई। क्वालिटी आपको बता चुके हैं, चार्जेस की क्वालिटी आपको बता चुके हैं कि चार्जेस में केवल इलेक्ट्रॉन ही फ्लो होता है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी आपका मिल जाता है, रिपल्सिव फोर्स भी जनरेट होता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी जनरेट होता है। केस भी बता दिया कब अट्रैक्टिव होगा कब रिपल्सिव होगा, बात समझ में आ रही है। अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है, in a torch we know that the cells or a battery then place in proper order positive flow of charges and electric current through to the torch glow। अच्छा, एक बात इस बात से और समझ में आ रही है कि जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि कोई बैटरी है, कोई भी बैटरी है, जैसे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो कोई भी बैटरी है, तो उस बैटरी में अगर मान लो पूछा जाए तो कि कितने सिरे होते हैं या कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कितने टर्मिनल्स होते हैं। हाँ, वो जो आप डेली यूज़ करते हैं बैटरा, रेडियो का बैटरा या फिर छोटी बैटरी, टॉर्च की बैटरी, उसमें आपको कितने टर्मिनल मिलते हैं, 2 टर्मिनल, एक पॉजिटिव सिरा और दूसरा नेगेटिव होता है।
एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। अगर मान लो कोई सर्किट है, सर्किट का मतलब समझते हो? अरे पूरा बेस्ड, आपका इलेक्ट्रिसिटी तो सर्किट पे ही बेस्ड है। सर्किट का मतलब है कि जैसे आपने एक बैटरी ले लिया, क्या ले लिया? बैटरी ले लिया, और फिर बैटरी लेने के बाद आपने उसके पॉजिटिव सिरे पर एक कुंजी लगा दिया। क्या लगा दिया? की। ठीक है, या स्विच जिसको कहते हो। ये एक पॉजिटिव सिरा और ये निगेटिव टर्मिनल है। और फिर मन नहीं, ये सच में करना है, एक रेजिस्टेंस ऐड कर देना है। और फिर आप चाहें तो अमीटर और वोल्ट मीटर लगवाइए। बहुत लोग अमीटर या वोल्ट मीटर नहीं लगवाते हैं अपने घर में, बिना अमीटर या बिना वोल्ट मीटर के भी वो रह लेते हैं। तो आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और कुछ लोग जो होते हैं वो धारा नियंत्रक भी लगाते हैं। धारा नियंत्रक का मतलब आप समझते हैं? कंट्रोलर, जो करंट को कंट्रोल करे, जो करंट को क्या करे? कंट्रोल कर लेता है, वो भी कुछ लोग लगाते हैं। ठीक है, देखो ये सर्किट है, मान लो कोई सर्किट है, तो इसमें सबसे पहले बैटरी लगाया हुआ है। उसमें दो टर्मिनल होते हैं। किसी भी बैटरी में, टॉर्च बैटरी हो, सेल बैटरी हो, या रेडियो की बैटरी हो, कोई भी बैटरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बैटरा भी ले रहे हैं, तो उसमें हमेशा कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल। अगर इसके आगे बढ़े तो जो सर्किट में बनता है वो की बनता है, या फिर आप इसको स्विच कह सकते हैं। स्विच टू टाइप्स के होते हैं, एक ओपन स्विच होता है और दूसरा क्लोज स्विच होता है। जैसे अगर मान लो ये ऐसा है, ऐसे आंख की तरह बना है, इसमें बिल्कुल भी बिंदी नहीं लगी हुई है, मतलब बीच में कुछ नहीं है, तो इसको कहते हैं ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब क्या होता है कि भैया लाइट ऑन हो गई है, क्या हो गया? लाइट ऑन हो गई है, ये ओपन स्विच है। लेकिन अगर यही चीज बनाकर बीच में क्या लगा दिया जाए? ऐसे बिंदी, एक पॉइंट कर दिया गया है, तो समझ लेना ये क्लोज स्विच है। कैसे स्विच है? क्लोज स्विच है। ठीक है, ये कैसे स्विच है? क्लोज स्विच है। तो मैंने अभी क्लोज स्विच रखा हुआ है क्योंकि मैं सर्किट को बना रही हूँ। अगर मैंने ओपन कर दिया तो मैं ही धड़ाम से दब जाऊंगी। समझ रहे हो बात? तो स्विच कैसा है? बंद है। मैंने यहाँ पर बैटरी लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? बैटरी लगाया हुआ है, और इसके बाद की लगा दिया है। की लगाने के बाद रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि प्रतिरोध। हिंदी में कहते हैं रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा यंत्र होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को फ्लो होने से रोक देता है। मतलब इन अदर थिंग्स आप कह सकते हैं कि आपका मन, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं ना, और फोन आप हैं और आपका फोन है, तो आप पढ़ने के मन में बहुत उत्सुक है, बहुत उत्सुकता है कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन सडनली से दिमाग कहाँ चला जाता है? मोबाइल पे। अगर मोबाइल पास में रखी है तो 100% दिमाग जाना है। अगर आपने मोबाइल देखा, एक बार ऐसे देख लिया और छू लिया, तो आप रखते नहीं हैं। तो वहाँ पर वो क्या होता है कि आप पढ़ाई को आप एक साइड कर देते हैं और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। आप ही की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर आपका विरोधी कौन है? आपका फोन है कि नहीं है? क्योंकि आपको वो पढ़ने से रोक रहा है। अगर वो नहीं होता, मान लो आपके घर वालों ने आपको फोन नहीं दिया होता, तो उस केस में आप क्या करते? आप पढ़ते, हर हाल में पढ़ते, पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि टाइम व्यतीत करना है, और टाइम बिताने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ता। तो वहाँ पर आपका जो विरोधी है वो क्या है? फोन है, जो आपको पढ़ने से रोक रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर जो करंट है, करंट को फ्लो होने से जो रोकता है, मतलब एक प्रकार का झगड़ा क्रिएट करता है, विरोध करता है, तो वहाँ पर उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ये कहता है कि कम से कम धारा बहे, अधिक से अधिक धारा ना बहे। मतलब करंट बहुत ज़्यादा है तो उसको वो खींचकर कम कर देता है। जैसे आपने घर के क्या देखा होगा? स्टेबलाइजर देखा होगा। स्टेबलाइजर क्या होता है? लाइट बहुत तेज आ रही है, बहुत धीमी आ रही है, तो अपने पास वो कंजर्व करके रखा हुआ होता है, आपके अकॉर्डिंग ही वो लाइट आपको प्रोवाइड करता है। अगर मान लो 250 440 वोल्ट के करंट आ गई, वोल्टेज आ गया और करंट इतनी आ गई, तो 440 वोल्ट ही आपको नहीं देगा। हाँ, वो अलग बात है, 440 वोल्ट छूने से तेरे झटका लग जाता है, तो वो अलग बात है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जितना वोल्टेज देगा वो उतना वोल्टेज पूरा आपको प्रोवाइड नहीं करता, वो थोड़ा सा रोक लेता है, आपको जितना चाहिए होता है बस उतना ही आपको क्या कर देता है, वो करंट दे देता है। तो यहाँ पर जो रोकने का काम कर रहा है वो कौन है, वही रेजिस्टेंस है, उसी की वजह से लाइट कम से कम पास होती है, मतलब आपके अकॉर्डिंग ही पास हो सकती है जितना आपने। अब घर में एक बल्ब लगा हुआ है और तुम 440 वोल्ट का करंट लगा के बैठे हुए हो तो बल्ब के साथ साथ तुम वो दग जाओगे, समझ रहे हो। तो ऐसा काम मत करो कि तुम भी दग जाओ, ठीक है। तो उसके लिए स्टेबलाइजर रखा होता है जो कम कर देता है। आपके सिंगल बल्ब के लिए जैसे 60 वाट चाहिए या 80 वाट चाहिए तो वो उतना लाइट आपको करंट उतना फ्लो करा के देता है। और रेजिस्टेंस का बिल्कुल यही काम होता है कि ये करंट को क्या करता है, आगे जाने से रोकता है। अब यहाँ पर देखो ए लगा हुआ है, ए मतलब क्या होता है, एमीटर होता है। क्या होता है, एमीटर होता है। एमीटर का मतलब क्या होता है, ये करंट को मापता है कि कितनी करंट आपकी बह रही है। कभी 0.5 एम्पियर बहेगी तो कभी 1 एम्पियर, बहुत मैक्सिमम होती है तो 1.5 या 2 एम्पियर। इससे ज़्यादा आप करंट यूज करेंगे तो आप ही दग जाएंगे, क्योंकि ये इतना करंट बहुत ज़्यादा होता है, समझ रहे हो। तो जो एम्पियर होता है वो क्या करता है, करंट को मेज़र करता है कि कितनी करंट आ रही है। या इस पूरे घर में आपके जैसे आपने मीटर लगा रखा हुआ होगा, उससे पता चलता है कि आपने बिजली की इतनी खपत की है, तो वो एमीटर के थ्रू ही होता है। आपको लाइट ये मापता है कि कितनी करंट आपको फ्लो कराई गई है या फिर आपको कितनी करंट भेजी गई है। तो जब भी धारा को मापने की बात की जाए, आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो धारा को मापता है, तो वहां पर आप कहेंगे कि अमीटर है। वो यंत्र क्या है, अमीटर है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, एमीटर है, जिसकी वजह से किसी भी करंट को आसानी से मेजर किया जा सकता है। अब आती है बात वोल्टेज की। भैया कैसे पता चलता है कि हमारे घर में 440 वोल्टेज आ रहा है, वो होता है वोल्टेज से। किससे पता चलता है, वोल्टेज से। वोल्ट मीटर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ये क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है, ये वोल्टेज को मापता है। क्या करता है, वोल्टेज को माप के बताता है कि कितना वोल्टेज है। अगर करंट की बात होगी, करंट को मेजर करने की, तो वहां पर क्या होगा, अमीटर यूज होगा। अगर वोल्टेज को मापने की बात हो रही है तो वहां पर किसका यूज किया जाएगा, वोल्ट मीटर का यूज किया जाएगा। अब आती है लास्ट बात आपकी, धारा नियंत्रक। मतलब ये जो कंट्रोलर है, करंट कंट्रोलर है, ये क्या होता है, करंट कंट्रोलर का मतलब होता है कि जो करंट को कंट्रोल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम नहीं देता है। आपको आपकी कैपेसिटी या इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी के आधार पर करंट को प्रोवाइड करता है। ये ऐसा यंत्र होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि अब मेन बात जो आती है, इसमें आपको सर्किट में सभी चीज़ें पता चल गई। आप अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो आप कहेंगे ऐसा सर्किट जिसमें बैटरी लगी हो, की लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, वोल्टमीटर अमीटर से बना हुआ एक सर्किट हो, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से मेन बात जो आपको बता रही थी वो क्या था कि इसमें करंट किस तरफ से किस तरफ फ्लो होगा। जाहिर सी बात है कि आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर देखिएगा करंट, नेगेटिव चार्ज तो इधर है, तो क्या इधर से करंट पास करेगी, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो करंट होता है, दो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन और करंट, दो चीज़ें हैं। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में बहता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो करंट है अगर इधर साइड से बह रही है, प्लस टू माइनस बह रही है, तो 100% है इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस फ्लो होगा। समझ में आ रही है बात, अपोजिट साइड में ही फ्लो होता है, ठीक है। तो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस जाता है। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। ये हमेशा उल्टे साइड में ही होता है। इसके बाद व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। वही चार्ज जो Q इज इक्वल टू I इंटू टी करिए, Q इज इक्वल टू I इंटू टी करिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस Q इज इक्वल टू N इंटू ई कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूला किसका होता है, चार्ज का। चार्ज का फार्मूला के आधार पर भी आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, या फिर आप ओनली डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक ऐसा
सब्सटेंस का वो होता है, क्वालिटी होता है जिसकी वजह से क्या होता है, एरिया कवर हो जाता है, मतलब ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से एक प्रकार का विद्युतीय या इलेक्ट्रिक एरिया जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो आपको बता चुके हैं, इसके पहले मैंने आपको बता रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हाँ उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जहाँ तक इलेक्ट्रिक जो फ्लो होगी, जहाँ तक जिस एरिया तक, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल देखते हैं। अब न्यूमेरिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल इसका भी, इनको भी न्यूमेरिकल चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल क्या लिखा है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आपको बता चुके हैं एम्पियर किसका मात्रक होता है या यूनिट किसकी होती है, करंट की यूनिट होती है। तो करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू कितना दिया, 0.5 एम्पियर दे रखा है। ड्रॉन बाय ए फिलामेंट, फिलामेंट क्या होता है, जो बल्ब के अंदर वायर लगा हुआ होता है पतला सा, जो टूट जाता है तो कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। 10 रुपए वाले बल्ब में आपने देखा हुआ होगा एक फिलामेंट वायर होता है जो नीचे से ऐसे करके कुछ ऐसे डिजाइन में लगा होता है। ऐसे बल्ब है तो बल्ब में ऐसे नीचे की तरफ जो होता है ऐसे करके लगा होता है, तो ये फिलामेंट वायर होता है, समझ रहे हो। यही होता है जिसकी टूटने से क्या होता है, लाइट बल्ब में नहीं आ पाती है, मतलब तब फ्लो होती तो है फ्लो, लेकिन ये बल्ब नहीं जलता है। तो यहाँ पर देखिएगा करंट इतना दिया गया है और कह रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको क्यू निकालना है, क्या करना है, क्यू निकालना है। फिर ध्यान से देखो, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स के लिए कह रहा है। कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए। टाइम कितना दिया है, 10 मिनट दिया है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, अब इनको चेंज करेंगे हम सेकंड में। ऐसा क्यों करते हैं, हम हमेशा किसी भी क्वेश्चन में सबसे छोटी यूनिट का ही यूज करते हैं, तो इसको सेकंड में बदलेंगे, चेंज कर देंगे। 10 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होते हैं, तो ये कुल मिलाकर कितने सेकंड हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको चार्ज निकालना है कि 0.5 एम्पियर में, 0.5 एम्पियर करंट में अगर हम क्या करें, किसी भी सर्किट में 10 मिनट्स तक फ्लो कराएं, कितना, 0.5 एम्पियर करंट को हम 10 मिनट्स तक प्रोवाइड कराएं या फिर आपको फ्लो करवाएं, तो बताइए कि उसमें कितना चार्ज होगा। ये आपको बताना है कि यदि किसी तार में या किसी परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है और साथ ही साथ वो कितने सेकंड के लिए बह रही है, 600 सेकंड के लिए या 10 मिनट के लिए बह रही है, तो बताइए कि उसमें आवेश कितना होगा। तो वहां पर आप क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला यही होता है। किसी भी चार्ज को निकालने का तरीका क्या है कि हम उसके करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है, 0.5, मल्टीपल है तो मल्टीपल, टी की वैल्यू कितनी है, 600 है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और 1 पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट पर डेसिमल नंबर लग जाएगा, और इसका मतलब है 300 कूलम। कितना कूलम आएगा, 300 कूलम चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, समझ रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बता रखा है आपको। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट हुआ, नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट हुआ, ये भी आपको बता चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी बता रखा है कि अगर कोई चार्ज है, अगर मतलब ऑटोमेटिक वो जनरेट हुई है या फिर डिस्ट्रॉय करना है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता उसमें। उसको ना ही जनरेट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वन फॉर्म टू अदर फॉर्म आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहीं तक देखिएगा, इसके बाद आगे बताएंगे।